किसी भी डेमोक्रेसी में हम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हमारे चुने हुए नेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आखिर कर क्या रहे हैं। देखिए, जानकारी तो होती है, लेकिन वो सरकारी फाइलों और वेबसाइटों के एक जाल में फंसकर रह जाती है। आज हम केरल की एक ऐसी ही पहल पर नजर डालेंगे जो इस उलझन को सुलझा रही है और जवाबदेही को, अकाउंटेबिलिटी को सीधा जनता के हाथों में सौंप रही है। जरा सोचिए, किसी को वोट दिया, 5 साल गुजर गए और जब वो दोबारा वोट मांगने के लिए दरवाजे पर आते हैं तो मन में एक ही सवाल उठता है, भाई साहब इन 5 सालों में किया क्या? या फिर ये कि वो विधानसभा की बैठकों में कितनी बार गए जिनके लिए उन्हें चुना गया था? क्या वो वहां मौजूद थे या फिर उनकी कुर्सी अक्सर खाली ही पड़ी रहती थी? ये वो बेसिक सवाल हैं जिसका जवाब मिलना पहले बहुत मुश्किल था। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, क्या उन्होंने जनता की आवाज उठाई? सदन में कितने सवाल पूछे? क्या वो डिबेट्स में हिस्सा ले रहे थे या बस चुपचाप बैठे हुए थे? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब सरकारी वेबसाइटों पर बिखरे हुए डेटा के एक समंदर में कहीं खो जाते थे। इतने कॉम्प्लेक्स, इतने मुश्किल कि कोई आम इंसान उन्हें समझ ही नहीं सकता था। पर अब तक, क्योंकि अब केरला ने इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये जो समस्या थी ना, वो सिर्फ जानकारी की कमी की नहीं थी, बल्कि ये एक सिस्टेमिक इशू था, एक तरह का ब्लैक होल, जहां लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी यानी विधायी जवाबदेही बस गायब हो जाती थी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये काफी चौंकाने वाला है। देखिए, जहां नेशनल लेवल पर राज्य की विधानसभाएं साल में औसतन सिर्फ 20 दिन काम करती हैं, वहीं केरल का एवरेज है 44 दिन, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि वो काम तो ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उस काम पर नजर रखना लगभग नामुमकिन सा था। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ राज्यों तक ही नहीं है। 17वीं लोकसभा में 84% बिल बिना किसी गहरी कमिटी इन्वेस्टिगेशन के पास कर दिए गए। आप सोच सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की कितनी बड़ी कमी दिखाता है। प्रियस इंडिया की एक बात इस पूरी समस्या को बहुत अच्छे से सामने रखती है। वो कहते हैं कि नेताओं की असली जवाबदेही तो बस 5 साल में एक बार होती है, चुनाव के दिन, और बाकी के 4 साल और 11 महीने उन पर कोई खास निगरानी रहती ही नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी के इसी ब्लैक होल में एक नई रोशनी बनकर आया है mltrack.com। ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस पूरी प्रॉब्लम का एक बहुत मजबूत, एक ठोस समाधान लेकर आया है। अब जरा इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की टाइमिंग देखिए, कितनी स्ट्रेटेजिक है। इसे मार्च 2026 में लॉन्च किया गया, केरल के चुनाव से ठीक पहले। मकसद बिल्कुल साफ था, वोटर्स को वोट डालने से पहले उनके विधायकों का पूरा A to Z रिपोर्ट कार्ड दिखाना। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। इसे ITAT रिसर्च और सहाया डिजिटल कंजर्वेशन फाउंडेशन जैसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। इसका मतलब ये पूरी तरह से नॉन पार्टिसेंट है, यानी गैर पक्षपाती, और इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नागरिकों पर है। और सारा डेटा वो सीधा केरल विधानसभा की वेबसाइट से लिया गया है, यानी ये 100% भरोसेमंद है। तो सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर आखिर मिलता क्या है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये MLA का रिपोर्ट कार्ड आखिर काम कैसे करता है और इसमें क्या-क्या शामिल है। सबसे पहली बात, ये प्लेटफॉर्म केरला के हर एक विधायक को ट्रैक करता है। पूरे के पूरे 140 MLAs, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, कोई भी इस निगरानी से बाहर नहीं है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 68,000 से भी ज्यादा। जी हां, इतने सवाल इन MLAs ने 5 साल के अपने कार्यकाल में पूछे हैं, और इस प्लेटफॉर्म ने हर एक सवाल को लिस्ट किया है। यह सच में एक जबरदस्त डेटा का खजाना है। और बात सिर्फ सवालों पर ही खत्म नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म ने विधानसभा के 1188 से ज्यादा काम के घंटों का भी हिसाब रखा है, मतलब हर मिनट का लेखा जोखा, जिससे ये पता चलता है कि असल में कितना काम हुआ और कब हुआ। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म 2 तरह के सवालों में फर्क भी बताता है। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस, जिनका जवाब सदन में बोलकर यानी ओरली देना होता है, और दूसरे हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस, जिनका जवाब लिखित में मिलता है। इससे जो एनालिसिस है वो और भी गहरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, इस रिपोर्ट कार्ड में और भी बहुत कुछ है। हर MLA की पूरी प्रोफाइल और बायो, ग्राफ के जरिए उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड, डिबेट्स में उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कौन से प्रस्ताव और स्पेशल इंटरवेंशंस किए, ये सब कुछ बस एक क्लिक पर मौजूद है।
तो ये तो हुई इस प्लेटफॉर्म की बातें, लेकिन एक वेबसाइट से कहीं आगे बढ़कर डेमोक्रेसी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये डेटा के साथ डेमोक्रेसी को चलाने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इसका असली असर क्या होता है? ये 4 लेवल्स पर काम करता है। पहला, ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को मुमकिन बनाता है। दूसरा, ये नॉन पार्टिसन एनालिसिस देता है, बिना किसी भेदभाव के। तीसरा, ये नागरिकों और मीडिया को ताकत देता है। और सबसे जरूरी चौथा, ये लोगों को जानकारी के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर वोट देने में मदद करता है। दरअसल ये सिविक टेक का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिविक टेक मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों को एम्पावर करना और गवर्नेंस में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। और एमएलए ट्रैक दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी सरकार में पारदर्शिता ला सकती है। और इस ट्रांसपेरेंसी का असर साफ साफ आंकड़ों में भी दिखता है। 15वीं विधानसभा को देखिए, इसने अपनी पिछली विधानसभा के 109 बिलों के मुकाबले 168 बिल पास किए। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव आए, उनकी संख्या भी रिकॉर्ड लेवल पर थी। इसका सीधा मतलब है कि विपक्ष की आवाज को ज्यादा सुना गया। और ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म के नारे को बिल्कुल सही साबित करता है, जनता के लिए, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए और लोकतंत्र के लिए। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा टूल है। आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जब डेटा की वजह से हर एक एक्शन, हर काम पब्लिक की नजरों के सामने हो, तो पावर का यानी सत्ता का नेचर कैसे बदलता है? जब एक एमएलए का हर काम, हर सवाल और हर एब्सेंस पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो सत्ता और जवाबदेही का जो रिश्ता है वो कैसे बदल जाता है? शायद सच्चे लोकतंत्र की दिशा में यही अगला कदम है।